Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। अयोध्या में अति पिछड़ी बिरादरी की उस नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के बाद जिस समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान का नाम आया, अब उसे लेकर डीएनए की सियासत लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर डीएनए को लेकर बोला है। आखिर समाजवादी पार्टी के लोग इस मामले में डीएनए की मांग क्यों कर रहे हैं और क्या सामूहिक बलात्कार का आरोप डीएनए से कुछ निकलेगा? सामूहिक बलात्कार है, केस सामूहिक बलात्कार का है, लेकिन डीएनए से क्या ये सॉल्व होगा? ये एक बड़ा सवाल है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये भी जानिए कि वो पीड़िता अयोध्या से लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल केजीएमयू में भेजी गई है। क्या है, कैसी है उसकी हालत और अब आगे अस्पताल में क्या हो सकता है, ये भी जानेंगे। आखिर में मायावती का वो दांव जब उन्होंने ये कह दिया कि संविधान पीठ ने जिस एससी एसटी आरक्षण में सरकारों को ये आजादी दी है कि वो इसमें जातियों के नाम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और साथ साथ ये भी कि दलितों के भीतर जो अति दलित हैं उनके कोटे भी बना सकते हैं, तो आखिर मायावती के इस विरोध का मतलब और असर कितना है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो सबसे पहले बात होगी अयोध्या के उस पीड़िता की। जी हां, अति पिछड़ी बिरादरी से आने वाली उस पीड़िता की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। उसे अयोध्या से आज केजीएमयू शिफ्ट किया गया। केजीएमयू के क्वींस मेरी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी की है उसके मुताबिक उसका इलाज जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है, लेकिन क्वींस मेरी अस्पताल महिलाओं का अस्पताल है जहां पर प्रसूति की विशेषज्ञता है, यानी कि वो अस्पताल जहां महिलाओं से संबंधित गायनिकोलॉजी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। आज बाकायदा अयोध्या से डॉक्टरों की टीम, इसके अलावा महिला आयोग की टीम की देखरेख में इस लड़की को, जो कि नाबालिग है, उसे केजीएमयू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लड़की गर्भवती है और कई हफ्तों की गर्भवती है ये लड़की। ऐसे में डॉक्टर अब आगे का फैसला लेने वाले हैं, तो वो फैसला क्या हो सकता है? चूंकि ये नाबालिग भी है, ये शादीशुदा भी नहीं है, उम्र भी इसकी जो क्वींस मेरी अस्पताल ने अपने प्रेस रिलीज में डाला है वो 15 साल की है। ऐसी स्थिति में बहुत मुमकिन है कि इसके डॉक्टर्स इसके अबॉर्शन की तरफ बढ़ें और हो सकता है कि जल्द ही इस तरफ डॉक्टर बढ़ेंगे और ये बच्ची सुरक्षित अस्पताल से बाहर आएगी। लेकिन अब सियासत इस पर आगे बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले मांग की कि उनके नेता का नाम जब आया है, मोहित खान का नाम आया है सामूहिक बलात्कार में, तो फिर, और लड़की चूंकि प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में डीएनए के जरिए इसकी पहचान की जाए, डीएनए टेस्ट करके ये तय किया जाए कि क्या उनके नेता का कोई रोल है या नहीं। ये बात सही है कि राजू नाम का जो ड्राइवर है उसने इस लड़की के साथ अपने संबंधों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन सामूहिक बलात्कार का मामला है। परिवार ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है, यही मामला दर्ज भी है, लेकिन डीएनए के जरिए क्या सामूहिक बलात्कार सिद्ध हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। परिवार को लगता है कि अगर डीएनए टेस्ट होगा तो फिर मोहित खान का नाम नहीं आएगा और उसमें उनका ड्राइवर राजू ही निकलेगा।
और इसीलिए मोहित खान का परिवार लगातार मांग कर रहा है कि इस मामले में डीएनए टेस्ट कराया जाए। और अब यही मांग अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने पहले ट्विटर पर लिखा था, बाकायदा समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था, और आज अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ही उन नियमों का हवाला दिया और कहा कि 2023 में जब सरकार ने यह कानून बनाया है कि 7 साल से ज्यादा की सजा वालों में सजा का अगर किसी में मामला है तो उसमें डीएनए टेस्ट मस्ट है, तो सरकार इसे फॉलो करे। सुनिए, आज अखिलेश यादव जब जनेश्वर मिश्र की जयंती पर मनाने पहुंचे थे तो वहां उन्होंने इस लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में डीएनए को लेकर, डीएनए टेस्ट को लेकर कहा क्या है, सुनिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल, बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ, ये भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। अब अखिलेश यादव का स्टैंड बड़ा क्लियर है और उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार के नियमों का ही, कानून का ही हवाला दिया है कि जब 2023 में यह नियम बन गया, ये प्रावधान आ गया कि 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में डीएनए और फोरेंसिक दोनों मस्ट होंगे, दोनों को कराना जरूरी होगा, तो इस मामले में क्यों नहीं? दरअसल डीएनए को लेकर के ही विपक्ष और खास करके बीजेपी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोनों को घेरने में जुटी है कि आखिर इस नाबालिग अति पिछड़ी जाति की लड़की के साथ जब गैंगरेप हुआ तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग क्यों कर रहे हैं। और याद करिए, मायावती ने फिर यही सवाल पूछा था कि फिर अखिलेश यादव अपने शासन में हुए ऐसे कुकृत्यों को, ऐसे बलात्कार के जो मामले थे उसमें उन्होंने कितने डीएनए कराए, इसका भी हिसाब नहीं। खैर, डीएनए की मांग से क्या ये मामला सॉल्व होगा? मोहित के परिवार को लगता है कि मामला सॉल्व हो न हो, एक कलंक हट सकता है। उन्हें लगता है कि डीएनए की रिपोर्ट अगर आएगी, डीएनए टेस्ट होगा, तो इसमें मोहित का नाम नहीं होगा और उनके ड्राइवर राजू खान का ही इसमें नाम आएगा। यानी कि इस लड़की के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसमें मोहित खान नहीं, उनके ड्राइवर का रोल निकलेगा और परिवार के लिए इतना ही काफी है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि गैंगरेप के मामले में यह तय होना मुश्किल है कि आखिर दोषी वो है या नहीं है। जिस तरीके की एफआईआर है, और एफआईआर में ये साफ लिखा है, जो पीड़िता की तरफ से लिखाया गया उस एफआईआर में है कि उसका ड्राइवर राजू खान पहले उसे मोहित खान के पास ले जाता है, जहां उसके साथ मोहित खान बलात्कार करता है और वो एक फोन से उसकी फिल्म उतारता है। उसके बाद राजू उसके साथ बलात्कार करता है, जबकि मोहित खान उसके मोबाइल में तस्वीरें उतारता है। इस तरह का ये एफआईआर है। ऐसे में अगर डीएनए होगा भी तो किसी एक का नाम आएगा। परिवार को लगता है कि यहां पर मोहित खान को कम से कम एक राहत मिल सकती है। उन्हें लगता है कि इसमें मोहित खान इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्या गैंगरेप में ये संभव है कि
आरोप गैंगरेप का हो और एक आदमी बरी हो जाए, बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसलिए क्या ये मामला डीएनए टेस्ट की तरफ बढ़ेगा, क्या फोरेंसिक जांच की तरफ बढ़ेगा, इस पर नजर रहेगी। और यहीं से ये भी सवाल उठता है कि अब ये जब लड़की केजीएमयू में इसका इलाज चल रहा है, तो क्या जल्द ही कोई डीएनए होगा? फिलहाल जांच की दिशा क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस मसले ने, पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी को तो आमने सामने किया ही है। इस मुद्दे पर डीएनए की मांग के बाद अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं कि आखिर एक लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसके मामले में समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट को लेकर इतना जोर क्यों दे रही है, जबकि उसके परिवार और उस लड़की ने ये आरोप लगाया है, ये कहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। आम लोगों के मामले में सिर्फ लड़की का बयान ही काफी होता है, लेकिन इस समाजवादी पार्टी के नेता के मामले में आखिर बचाव में इतनी दलीलें, डीएनए की दलीलें क्यों दी जा रही हैं? खैर, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस के मुताबिक ये डीएनए होना जरूरी है और शायद इस मामले में डीएनए जांच हो भी। लेकिन हम आपको आगे दिखाते हैं इसका राजनीतिक विस्तार। दरअसल बीजेपी की एक नेता श्वेता सिंह ने बीती रात लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक पोस्टर लगा दिया और उसमें मुलायम सिंह यादव की एक वो लाइन, जब रेप के एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस लाइन को ऊपर लिखते हुए श्वेता सिंह जो बीजेपी की नेता है, उसने एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया और उसी बहाने समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को घेरने की कोशिश की। आप इस पोस्टर को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी इस मामले पर इतनी ऑफेंसिव है कि आज सपा ने भी अपने तरफ से शहर में कई जगह पोस्टर लगाए। उसके पहले आज कल रात को जब वहां से पोस्टर हटा दिया गया, पुलिस ने हटाया, तो आज बीजेपी दफ्तर के आसपास कई तरह के पोस्टर पीडीए और फिर डीएनए को लेकर लगने शुरू हो गए और मुलायम सिंह की कही हुई उस एक लाइन का जिक्र बीजेपी के कई नेताओं ने कर दिया। समाजवादी पार्टी भी इस पर काफी ऑफेंसिव दिखाई दी और उसने शहर के कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं, खासकर बीजेपी के बीएचयू कांड में लड़कियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे, कई नेताओं को आरोपी बनाया था, उसका पोस्टर लगा दिया। यहाँ तक कि रवि किशन के बारे में सवाल पूछ लिया, जिनके डीएनए को लेकर के हाल में बहुत सवाल उठे। पूजा शुक्ला जो कि समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं और प्रवक्ता भी, उन्होंने ऐसे कई पोस्टर आज शहर में लगा दिए। तो अब ये पोस्टर वॉर में तब्दील होता जा रहा है। कुल मिलाकर के डीएनए की लड़ाई, डीएनए पर सियासत इतनी गहरी हो गई है कि अब इससे पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पूरी तरीके से ऑफेंसिव है, क्योंकि उनके पार्टी के नेता का नाम है और साथ साथ उनके पीडीए का ए इसमें शामिल है। ऐसे में अखिलेश यादव को लगता है कि इस मुद्दे पर कम से कम ऑफेंसिव होना उन्हें सियासी फायदा ही देगा। दूसरी तरफ जो लड़की है वो अति पिछड़ी बिरादरी की है, तो क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, ये भी चर्चा में है। अब देखना यह है कि आखिर सपा इससे निपटती कैसे है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जिसने बीजेपी को इस चुनाव में हराने के बाद एक नया नैरेटिव गढ़ा है और अब उसी अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव भी है। तो ये सियासत में भी पूरी तरीके से रमा हुआ मुद्दा दिखाई देता है। अब अगली खबर, और अब बात मायावती की। मायावती ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 जजों का की जो संविधान पीठ का फैसला आया है, जिसमें राज्य सरकारों को दलितों की सूची में फेरबदल का अधिकार दिया गया है, यानी कि कौन दलित होंगे ये अब राज्य सरकारें तय कर सकती हैं। कुछ जातियों को उसमें शामिल कर सकती हैं, उन्हें लगता है कि अगर जातियां उसमें नहीं है तो उन्हें बाहर कर सकती हैं, ऐसा अधिकार दिया है। इसके अलावा दलितों में भी अति दलित बनाने का, यानी कि कोटा विदिन कोटा का प्रावधान भी इसमें हो, ऐसा एक फैसला आया है, जिसे लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई मुखर है तो वो मायावती है। और मायावती ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक
टोन सेट करने की कोशिश की है कि दलित पॉलिटिक्स में आज भी वही दलितों के हितों की बात बहुत मजबूती से रख सकती हैं, और हुआ भी यही है। मायावती से पहले किसी बड़े नेता ने कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल नहीं खड़े किए थे, और अब मायावती ने सभी नेताओं और सरकारों से यह कहना शुरू कर दिया है कि सब एकजुट होकर के इसका विरोध करें और सरकार को, केंद्र सरकार को मजबूर करें कि वो इसे लेकर एक ऑर्डिनेंस संसद में लाएं और उसे वो पास कराएं। यानी कि दलितों के भीतर कोई और कोटा नहीं हो, दलित और आदिवासियों के भीतर कोटा विद इन कोटा नहीं हो, और साथ साथ किसी सरकार को यह अधिकार न हो कि वो इसमें किसी और जातियों के नाम जोड़ सके। मायावती ने इस मुद्दे पर स्कोर तो किया है, क्योंकि अगर इस वक्त दलित विमर्श की स्थिति देखी जाए तो जो भी दलितों का जो ये सोशल मीडिया है या फिर जो दलित इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब मायावती के साथ यहाँ पर सहमत दिखाई देते हैं कि राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। तो क्या ये मुद्दा अब बड़ा होगा? मुद्दा कितना बड़ा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोटा विद इन कोटा की बात जरूर आ रही है कि सरकारें कोटा विद इन कोटा चाहती हैं, और ऐसे में संविधान पीठ के इस फैसले ने बहुत सरकारों को यह रास्ता दे दिया है कि वो दलितों के भीतर जो ज्यादा दलित हैं, ऐसी दलित जातियां जो आजादी के 75 साल बाद आज भी अति दलित की श्रेणी में हैं, उन्हें इस रिजर्वेशन का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, वो अब इस फैसले से फायदे में आए। लेकिन क्या राज्य सरकारों को अगर ये फैसले के बाद अगर ये अधिकार मिला है कि वो दूसरी जातियों को जोड़ सकते हैं, तो बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो खुद को दलित में शामिल कराने का विचार की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही जो निषाद बिरादरी है, वो लगातार खुद को दलित में शामिल करने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि मझवार उनकी एक बिरादरी पहले शामिल है, तो सिर्फ उपनाम उपजाति की वजह से उन्हें बाहर रखा गया है, उन्हें अंदर लाया जाए। इसी तरीके से राज्यभर ये शेड्यूल ट्राइब्स में जाने की मांग वर्षों से कर रहे हैं। तो इस तरीके के की जो मांग है, ये हवा मिलेगी। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जातियां चाहती हैं कि वो SC ST के भीतर दायरे में आए, और ये एक पैंडोरा बॉक्स खुलेगा। मायावती ने आगाह तो कर दिया है, लेकिन क्या सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, ये सवाल है। लेकिन दलितों के भीतर ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है कि अगर दलितों के भीतर दूसरी जातियों से, OBC से, अति पिछड़ी जातियों से लाने का कोई रास्ता निकाला गया तो फिर दलित आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखना यह है कि क्या इस पर सरकारें आगे बढ़ती हैं, या फिर मायावती ने जिस तरीके से टोन सेट किया है कि अब सभी लोग खड़े हों, नहीं तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या ये मैटर करता है? क्या इस पर मायावती को कोई सियासी फायदा होता है? क्या उनकी जो सियासत लगातार दलित पॉलिटिक्स के तौर पर डूबती जा रही है, क्या यहाँ से उन्हें कोई बूस्ट मिलता है? क्या यहाँ से वो उठती हैं? इस पर भी नजर रही, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है जिसने पूरी तरीके से दलित बिरादरी को सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि कोटा विद इन कोटा को लेकर दलितों में दो राय है। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो आज भी अति दलित हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो वो कोटा विद इन कोटा से सहमत हैं, लेकिन वो भी शायद इस बात से सहमत नहीं होंगी कि उनके SC ST रिजर्वेशन की जातियों में बाहर की कोई दूसरी जाति शामिल हो। तो मायावती के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस मुद्दे को उठाने के बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इसका कोई हल निकलेगा, या फिर राज्य सरकारों के पास ही छूट होगी कि वो अपनी मर्जी से जातियों को शामिल करा सके। इस पर नजर रहेगी, लेकिन मायावती से बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर आगे देख रही हैं, और क्या ये BSP के रिवाइवल की वजह बनेगा, इस पर भी नजर रहेगी। और आखिर में उस बात उस मीटिंग की जो आज सबसे अहम रही, बताते हैं। आज 5 कालिदास मार्ग पर एक बेहद अहम बैठक हुई, सुपर 30 मंत्रियों की। जी हाँ, वो बैठक जो कि मंत्रियों की बनाई गई है 10 विधानसभा के उपचुनाव के लिए, उपचुनाव की तैयारियों के लिए, उसकी मीटिंग हुई। और उसके बाद कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। उसमें हालांकि सभी मंत्री शामिल रहे, लेकिन उस कोर ग्रुप की मीटिंग में दोनों डिप्टी CM आज शामिल हुए हैं। यानी कि अभी तक CM हाउस में बहुत वक्त से
ये दोनों डिप्टी सीएम नहीं जा रहे थे कई मीटिंग्स में, खास करके या तो उन्हें बुलाया नहीं गया या वो लोग जाना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद अब चीजें पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि आज इस मीटिंग में क्या हुआ, आज इस मीटिंग में क्या तय हुआ, इसमें अब दोनों डिप्टी सीएम की भी सहमति दिखाई देगी। लेकिन जैसे कि जानकारी है कि जो 30 सुपर 30 मंत्री बनाए गए हैं इन 10 विधानसभा के उपचुनाव के लिए, उसमें सिर्फ वही मंत्री शामिल हुए और बाद में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है, ये बेहद अहम है। और क्या अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, हमारी नज़र इस पर भी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।